डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन मॉडल पेपर 2022 के लिए आपके बोर्ड ने जारी किया है। उसका सॉल्यूशन आपका हिंदी का, इंग्लिश का और विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आपके पास जो ये पेपर है इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसमें आपके मानचित्र वर्क से लेकर के सारा कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम करते हैं। रूस की सन 1917 की अक्टूबर की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो जारशाही का अंत हो गया। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें आया, डेमोक्रेशिया शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये यूनानी भाषा से संबंधित है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, याद रखना फॉर्मेट चेंज हुआ है। आपके पहले 20 जो स्टार्टिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में बड़े क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मेट पूरा चेंज कर दिया है यूपी बोर्ड ने, तो ये ध्यान रखना है और इस पेपर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके 2022 एग्ज़ाम के लिए, तो इन पेपर्स को फुल सॉल्व कर जरूर कर लेना एक बार। तो पहला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है? तो समाजवाद जो है सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक होता है। इसके बाद में फ्रांसीसी समाज में टाइथ नामक कर की वसूली वहाँ कौन सा वर्ग करता था? तो पादरी वर्ग जो है वो इसकी वसूली करता था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है? तो भारतीय जो संविधान है उसमें विपरीत जो है सांप्रदायिकता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में बुग्याल किसे कहते हैं? तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्सिले क्या है? तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। फ्रांस का जो है राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है? तो लोकतंत्र में एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ये इसके विपरीत है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को सम्मान देती है। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो उन्होंने जो उस वर्ग ने जिस वर्ग को उन्होंने प्रभावित किया वो था किसान वर्ग। अ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। याद रखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12वां क्वेश्चन जो है, यदि आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप में कवरत्ती है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13वां जो क्वेश्चन है, मेरा मित्र एक देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत देश की सीमा के साथ नहीं लगती, वह देश कौन सा है? तो तजाकिस्तान जो है ये इसकी सीमा भारत देश के साथ नहीं लगती। ठीक है, बाकी सभी की जो देश हैं, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों की सीमाएं हमारे भारत देश से लगती हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निरक्षरता, ये सभी के सभी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो प्राथमिक गतिविधि जो है वो बैंकिंग नहीं आती है, बैंकिंग जो है द्वितीय गतिविधि में आती है। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन एक गैर आर्थिक गतिविधि है? तो सी ऑप्शन जो है परिवार के लिए खाना बनाना, ये गैर आर्थिक गतिविधि है, इसमें आर्थिक गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो जलवायु को जनसंख्या जो है प्रभावित नहीं करता। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है? तो खाद्य असुरक्षित वर्ग जो है पारंपरिक दस्तकार जो है ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19वां, एक व्यक्ति कागजों से लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो ये तृतीयक क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 20वां जो क्वेश्चन है, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो द्वितीय क्षेत्रक जो है इसमें भारत को स्वरोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर
जो है मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो खंड बी स्टार्ट होता है जिसमें आपको उत्तर देने हैं लिख करके। तो उत्तर हमने लिखे हैं। भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का आपको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे चरवाही जो टैक्स है वो क्या था, उसके बारे में हम लिख देंगे। अंग्रेज सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किए और इसी क्रम में चरवाहों पर कर लगाया गया। फिर इसके बारे में आप लिख देंगे ये चरवाहा कर कब से कब तक लगाया गया, यानी कि क्या था। इसके बाद में जो है चरवाहों पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको हम पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन लिखा है और इस पे जो प्रभाव पड़ा उसको मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। देखिए, प्रति मवेशी कर लागू होने पर चरवाहों ने पशु की संख्याओं को सीमित कर दिया। अनेक चरवाहों ने अवर्गीकृत चरवाहों चारागाहों की खोज में स्थान परिवर्तित कर दिया और अनेक चरवाहा समुदाय ने पशुपालन के साथ साथ वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाना भी प्रारंभ कर दिया। इससे पशुपालन करने वालों की कठिनाइयों को समझा जा सकता है। अथवा पाठ में पूछा गया अपराधी जनजाति अधिनियम का धूमतू किस्म के लोगों पर पड़ने वाले दो प्रभाव आपने ले। घूमतू जो किस्म के लोग होते हैं इनको हम बोलते हैं खानाबदोश, जो एक स्थान पे नहीं टिकते हैं बल्कि अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। तो इसको हम इस तरह से पहले इसको समझा देंगे। उसके बाद में इसके प्रभाव जो है निम्नलिखित हैं। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे समुदाय को कुछ खास अनुसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। और इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आ गया आपका इनकी बिना परमिट आवाजाही पर जो है रोक लगा दी गई। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि गांव में पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर माना जाता है। इसके पक्ष में दो तर्क आपको देना है। तो लोकतांत्रिक जो है स्वरूप उसको पहले आपको समझाना है इस तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है। उसके बाद में जो है जिसका विवरण जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी है उसका विवरण हम दे देंगे। तो इस तरह से पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके आप लिख देंगे। तो आंसर आराम से पढ़ लेना, जहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली होगी वो मैं कंप्लीट समझाता हुआ जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है। इसके दो तर्क आपको देने थे। इसमें मैंने 4 तर्क दिए हैं, आप 2 तर्क आपको केवल देने थे। अथवा पाठ में है किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख अपनी दृष्टि से करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि किसी भी देश को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए निम्नलिखित कारणों से संविधान की जरूरत पड़ती है। और वो कारण कौन कौन से हैं, हम उन सभी कारणों को लाइन वाइज लिख देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और इसने 2 पूछे हैं तो हम 2 ही लिखेंगे। जरूरत पड़े तो 3 लिख देंगे, जरूरत पड़े तो 4 लिख देंगे। मैंने 5 6 इसलिए लिखे हैं कि आपको जो अच्छा लगता है उसको आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी नहीं होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो हम पहले बता देंगे कि गंगा नदी के होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है और लास्ट में लिख देंगे अगर ये नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। तो सिंपली है कि आराम से इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। गंगा नदी जो है वो क्या कर सकती है, तो ये हमने पहले लिखा। और इसके बाद में हम लिखेंगे जो नीचे की तरफ, इसमें लास्ट में लिख देंगे कि अतः यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी नहीं होती तो मैदानी क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाते, वहाँ आसपास के लोगों का जीवन भी कष्टपूर्ण हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अथवा पाठ की बात करें, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो उपमहाद्वीप की संज्ञा भारत को इसलिए दी जाती है क्योंकि भारत जो है ये अनेक खंडों के बीच में बसा हुआ है। ऊपर से इसकी जो सांस्कृतिक खान पान जो है इसका अलग पहचान है, ये अपने आप को सभी देशों से अलग करता है। तो इस तरह से हम जो है भारत एशिया में जो है कई महासागरों और बंगाल की खाड़ियों से घिरा हुआ है और इसीलिए उपमहाद्वीप का जो है एशिया के दूसरे देशों के थल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, आराम से इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से आप सबसे अच्छा किसको समझते हैं और क्यों। तो हम मानव पूंजी को सबसे अच्छा समझेंगे। इसको एक्सप्लेन जो है मैंने यहाँ पे पूर्ण रूप से किया है। आराम से पहले आपको लिखना है, समझाना है कि ये सारे के सारे जो पूंजियाँ हैं उनमें क्या है,
उसके बाद में आप एग्जाम्पल दे देंगे जापान का, हम जापान का उदाहरण ले सकते हैं और जापान के बारे में 2 लाइनों में हम बता देंगे। उसके बाद में हम बता देंगे कि मानव पूंजी जो है वो अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मानव पूंजी उत्पादन का एक नया अत्यजाय साधन है। ठीक है, अब आते हैं इसके अथवा पार्ट पे। इसके अथवा में पूछा है, क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या है? इस संबंध में अपना मत रखिए। तो यहाँ पर हम शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। हमें पता है कि शिक्षित है फिर भी बेरोजगार है, और उसके बारे में हम अपनी जो है समझ को हमारे जो दिमाग में है उन चीज़ों को पॉइंट वाइज रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स सॉल्यूशंस को लिखने हैं। बोर्ड में पूरे नंबर आपको मिलेंगे कंप्लीट। तो ये हो गया सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्णनात्मक 2 में आया हुआ है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? तो 5 मई सन 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण घटना हुई है। और यह किसके मतलब किस चीज़ों को, गतिविधियों को शामिल किए गए थे, ये भी लिख दिया। और फ्रांस की क्रांति ने विश्व को निम्नलिखित रूप से प्रभावित किया। तो इसको हमने पॉइंट वाइज जो है इसको लिखा है। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से लिख देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पॉइंटों में हम लिखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इसको उतार सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अथवा में आया हुआ है, इसका समाजवाद से क्या तात्पर्य है और समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे, ये आपको बताना है। तो समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। ठीक है, इसको हमने समझा देना है कि समाजवाद क्या होता है। उसके बाद में समाजवाद के जो परिवर्तन क्या चाहते थे, तो वो हम पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो समाजवादी जो है ये सारी चीज़ें परिवर्तन में चाहते थे। ठीक है, ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, आप इनमें से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। 5 पॉइंट लिखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लिखेंगे उसमें से कम आपको याद रहेंगे, तो आपको बाद में भूलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ भूल जाएंगे तो आपको फिर भी 4 पॉइंट याद रहेंगे, 3 पॉइंट याद रहेंगे, तो 5 पॉइंट याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, मूल अधिकार से आपका क्या आशय है और वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना आपको करनी है। तो सबसे पहले वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें ही हम मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम डेफिनेशन के रूप में बताएंगे। उसके बाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पॉइंट्स लिख देंगे कि उसकी विवेचना करनी है, तो कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें। तो ये पॉइंट हम 4 पॉइंट जो लिख देंगे, ये पॉइंट्स जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है अथवा में इसका। तो गठबंधन सरकार का अर्थ है, ये आपको बताना है क्या अर्थ है। और गठबंधन सरकार के परिक्षेप्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना करनी है। तो पहले सबसे पहले गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं होती है तो उसको दूसरी पार्टी द्वारा समर्थन प्राप्त होता है और दूसरी पार्टी को वोट देती है, जिससे वो सत्ता में आ जाती है और वह सरकार बनाने के लायक हो जाती है, उसे ही गठबंधन कहते हैं। अब प्रधानमंत्री जो है पद का बहुत शक्तिशाली होता है। इसके जो है हम शक्तियों की विवेचना कुछ निम्न रूपों में कर सकते हैं। तो 10 पॉइंट से 11 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इसको आप लिख सकते हैं या इससे कम भी लिख सकते हैं। तो आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर आएंगे, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको इस तरह से मिलेगा हर सब्जेक्ट का। इससे पहले मैंने आपके जो है 3 सब्जेक्ट डाल दिए हैं, जिसमें आपका आता है हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश। अब ये है सामाजिक विज्ञान। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका डाला जाएगा। तो इस तरह से आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए पूर्ण रूप से आपके मॉडल पेपर्स को सॉल्व कराया जा रहा है। 7वां क्वेश्चन है, मानसून से क्या तात्पर्य है और मानसून के वापसी का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले मानसून मूलतः हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। ठीक है, ये हमने मानसून के बारे में बताया, और 1-2 लाइन आप और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मानसून की वापसी का उदाहरण से हम बता देंगे कि मानसून की वापसी जब होती है तो क्या क्या होता है। पूर्ण रूप से मानसून वापसी जो है 1 सितंबर से शुरू हो जाती है और ये 15 अक्टूबर के आसपास तक रहती है, जो कि इसमें आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अथवा पार्ट में, अथवा पार्ट जो है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। सन 1981 में भारत की जनसंख्या वृद्धि
वृद्धि दर घटने के कारण बताने हैं आपको। तो चलिए, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक में आता है आपका जन्म दर, दूसरा आएगा मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ठीक है, इनके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है, यही आपके पॉइंट्स हैं जो मेन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। और लास्ट में जो पूछा है 1981 में भारत में गर्भ निरोधक का उपयोग जो है अपनाने लगे लोग, और जन्म दर जो है वो उसमें तेज़ी से कमी आने लगी, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि घट गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां का जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है और भारत के खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हरित क्रांति शाब्दिक अर्थ जो है कृषि के क्षेत्र में होने वाला तीव्र परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसने न केवल उत्पादन में वृद्धि की वरन फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार किया। ठीक है, इस भारत के हरित क्रांति की शुरुआत जो है कौन से सन में हुई थी, और इसके जो भारत के जनक जो है हरित क्रांति के, स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू इसमें से उठाया जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत के खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हरित क्रांति का योगदान था उसको पॉइंट वाइज लिख दिया मैंने। तो इन पॉइंटों को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ही साफ साफ वर्ड में लिखा है। तो इनको पढ़ने के बाद आप पूर्ण रूप से इस क्वेश्चन का जो है फुल नंबर पा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम अथवा पार्ट वाला, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, स्पष्ट करेंगे हम। तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य से है। और भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्न दो तरह के कदम उठाए गए हैं। एक आता है बफर स्टॉक निर्माण और दूसरा आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इन दोनों को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मानचित्र कार्य जो है मैंने नीचे कर रखा है, मैंने यहाँ पे इसके आंसर लिख रखे हैं। जैसे कि पहला बताया है मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम। तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस तथा फ्रांस शामिल हैं। इनमें से किसी को भी आप अपने विश्व के मानचित्र में दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि दिए गए स्थानों को विश्व के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के साथ, मैंने चिन्ह नहीं बनाया वहाँ पे, आप जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पे ये चिन्ह बना के नाम लिखना है, द्वारा दर्शाना है। और सभी के नाम सही अंकन के लिए आपको जो है आधे आधे नंबर मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, मित्र राष्ट्र जो है इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, फ्रांस हैं। दूसरे क्वेश्चन में केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम जो है आपको मानचित्र में मेंशन करना था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आते हैं। इनमें से किसी को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं मानचित्र में, अभी मैं दिखाऊंगा। और भारत के उस राज्य का नाम जहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर है वो राज्य। और अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसमें मसाई लैंड कहा जाता है वो तो अफ्रीका के तंजानिया है वो जगह। और उसके बाद में वह स्थान जहाँ 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी वो वर्साय थी। ठीक है, वर्साय की संधि भी आपने पड़ी होगी। अब इन सभी को मैंने यहाँ पे मानचित्र में दिखाया है। जैसे कि देखिए फ्रांस जो है यहाँ पे आता है इस जगह पे, तो वहाँ पे वर्साय दिखा देंगे। और फ्रांस के जस्ट पास में ही होता है जर्मनी। रूस अकेला है जो आप दिखाएंगे, कौन सा देश है जो रूस आपको दिखाया। तो पहले क्वेश्चन में जो है रूस दिखाया मैंने, मित्र राष्ट्र में सम्मिलित एक देश का नाम, तो वो रूस हो गया। दूसरा जो है आपका पूछा गया केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित एक देश का नाम, तो मैंने दिखा दिया जर्मनी। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है भारत के उस राज्य का नाम, यहाँ पे गुज्जर बकरवाल समुदाय जो रहता है वो जम्मू एंड कश्मीर, ये भारत के मानचित्र में ऊपर की तरफ आता है। तो इस तरह से आप दिखा देंगे, छोटा मानचित्र है। और चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अफ्रीका के अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसमें मसाई लैंड कहा जाता है, तो अफ्रीका को हम इस तरह से दिखा देंगे। केवल आपको इस तरह से दिखा देना है चौथा पॉइंट को, और यहाँ पे आपको वो जो चिन्ह जो बोल रहा है ऐसा बना देना है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा जो है कौन सा वो है वर्सराय है, वर्साय, तो वर्साय हम दिखा देंगे। ठीक है, वह स्थान जो फ्रांस के समय की राजधानी थी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। ये मानचित्र ऐसे मैं दिखाया था आपको, इस टाइप का ये मानचित्र मिलेगा आपको बोर्ड से, तो इस तरह से आप इसको भरेंगे। बाकी मैं आगे की तरफ चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के दिए गए मानचित्र में, अब भारत के मानचित्र में आपको भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली नदी के नाम बताने हैं। तो उसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आती हैं। तीनों नदियों में से कोई भी एक नदी दिखा सकते हैं। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिख करके आपको इस चिन्ह से अंकित करना है। तो थार मरुस्थल होता है, मैं अभी दिखाऊंगा उसको मानचित्र में। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जो हैं बहुत सारे हैं,
कलकत्ता है, पारादीप है, विशाखापत्तनम है, हल्दिया है, चेन्नई है, एनोर है और तूतीकोरिन भी है। सारे के सारे जो बंदरगाह हैं ये पूर्वी तट पे स्थित हैं। इनके नाम मैंने लिखे हैं ताकि आप इनमें से कोई भी आपको याद ना रहे तो कोई भी आप याद रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस नंबर से आपको, इस डॉट से आपको दिखाना है, तो उसका नाम आप जानते ही हैं। उसके बाद में आते हैं गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम जो है, इसको इससे चिन्हित करना है, जो कि खंबात की खाड़ी कहलाती है। तो आइए हम सारे उत्तर यहाँ पे मानचित्र में देख लेते हैं। तो ये मानचित्र आएगा आपका, और मैंने यहाँ पे देखिए मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल इस तरह से डॉटेड करके मैंने दिखा दिया है। लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, इस तरह से दिखाना है आपको। कोलकाता या फिर पारादीप या विशाखापत्तनम, किसी एक को दिखाना है, मैंने तीनों दिखा दिया है। तो आप इन तीनों में से किसी एक को दिखा सकते हैं। गोदावरी के बारे में पूछा गया है तो इस तरह से आपको दिखाना है। और गुजरात की खाड़ी है खंबात खाड़ी, उसको दिखाना है। तो इस तरह से हमने पूर्ण सोल्यूशन आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको मानचित्र में ये सब चीज़ें दिखानी है, आपको पूर्ण मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करूंगा इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 9th क्लास की लिंक दी गई है, उसमें जा करके आराम से विजिट कीजिए, सारे सॉल्यूशंस देखिए, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़िए और तैयार करिए अपने आप को। अभी आपके पैटर्न को पूर्ण रूप से चेंज कर दिया गया है, तो हर पेपर को आपको सॉल्व करके देखना चाहिए या उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको आसानी होगी बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।